गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई एम मंजू कंबोज, GCG रानिया। आज जो हमारी BA सेकेंड ईयर की कक्षा है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा डॉक्टर अंबेडकर के राज्य संबंधी विचार या राजनीतिक विचार। भूमिका मैंने आपको पहले करवा रखी है और ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, वैसे ये दोबारा रिपीट करनी हूँ तुम्हारा मैं। राज्य एक अनिवार्य व उपयोगी संस्था है। या मैं बात करूँ राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार या मैं बात करूं कि राज्य के बारे में डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी क्या कहना चाहते हैं। अगर मैं राज्य की बात करूं तो भीमराव अम्बेडकर के जो राजनीतिक विचार हैं, जो उनका राजनीतिक चिंतन है, उस पर पश्चिमी देशों का काफ़ी प्रभाव था। इसलिए वह राज्य को क्या मानते थे? एक उपयोगी संस्था मानते थे, एक अनिवार्य संस्था मानते थे। और उनका विचार था कि जो राज्य होता है वो एक साधन के रूप में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। यानी कि राज्य को वो एक साधन मानते हैं और राज्य जो बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है? व्यक्ति के विकास के लिए बना हुआ है। और राज्य जो होता है वो व्यक्ति के काम के लिए निरंतर क्या रहता है? प्रयासरत रहता है। अतः अंबेडकर का क्या विचार था कि राज्य की सहायता से ही सामाजिक, आर्थिक और न्यायपूर्ण जो व्यवस्था है उसकी स्थापना की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था में यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। ऐसी व्यवस्था में क्या होगा? व्यक्तियों के मध्य स्वतंत्रता, व्यक्तियों के मध्य समानता, भाईचारे की भावना को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। वह राज्य को निरंकुश शक्तियां सौंपने के पक्षधर नहीं थे। वो राज्य को निरंकुश नहीं बनाना चाहते थे। वह राज्य पर लोकतांत्रिक शक्तियों का नियंत्रण स्वीकार करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे लोकतंत्र को महत्व देते हैं। उसके बाद इसी में पॉइंट आ जाता है हमारा राज्य का उद्देश्य क्या है। राज्य का उद्देश्य क्या होगा? नागरिकों की अधिक से अधिक उन्नति करना, उनका विकास करना, उनका सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, जिसमें वो 3 उद्देश्यों की बात करते हैं। राज्य के अंदर 3 उद्देश्य हैं। अपने प्रत्येक नागरिक को जीवन स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, निष्ठा की स्वतंत्रता की रक्षा करना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानता हटाकर निम्न वर्गों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, प्रत्येक नागरिक को भय और आवश्यकता की चिंता से मुक्त करना। अतः ये 3 उद्देश्य होने चाहिए राज्य के। इसके साथ साथ जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है लोकतंत्र संबंधी विचार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने विदेशी प्रवास के दौरान महसूस किया कि लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वो सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली है, सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को न केवल प्रतिनिधित्व मिलता है बल्कि उन्हें अपनी बात रखने का क्या मिलता है? अवसर भी प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वह लोकतंत्र प्रणाली को क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। जिस चीज़ की बात जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही थी, उन्होंने ये भी कहा था कि लोकतंत्र एक शासन ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिना खून खराबे के लोगों के सामाजिक, आर्थिक जीवन में क्या लाया जा सकता है? परिवर्तन लाया जा सकता है। उनके द्वारा ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करने का मुख्य कारण ये रहा कि यह प्रणाली जो होती है ये स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। अतः लोकतांत्रिक प्रणाली में वयस्क मताधिकार, तटस्थ नौकरशाही और संवैधानिक परंपराओं के पालन को क्या दी जाती है? प्रमुखता दी जाती है। अतः हम कहते हैं कि वो लोकतंत्रीय प्रणाली को सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानते हैं। अधिकारों की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ राइट्स की उन्होंने बात करी है।
उनका क्या कहना था कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के वो समर्थक थे, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में नागरिक के जो अधिकार होते हैं, उनके जिनकी जो स्वतंत्रताएं होती हैं वो सुरक्षित होती हैं। लोगों को अधिकार मिले होते हैं, लोगों को स्वतंत्रताएं मिली होती हैं। अतः अधिकार क्या है? मानव के संपूर्ण विकास करते हैं। मानव का सर्वांगीण जो विकास होता है वो अधिकारों के द्वारा ही होता है। अगर हम मान लें कि हमारे पास अधिकार ना हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स ना हो, हमारे मौलिक अधिकार ना हो, तो क्या हमारा विकास हो सकता है? नहीं। हमें भारतीय संविधान में, अगर वर्तमान की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, शिक्षा संस्कृति की बात करें, संवैधानिक उपचारों की बात करें। अगर हम अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं तो अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ पर अधिकार होंगे तो वहाँ पर स्वतंत्रताएं होंगी। जहाँ पर अधिकार और स्वतंत्रता दोनों होंगे, वहाँ पर व्यक्तियों का सर्वांगीण जो विकास है वो अपने आप ही हो जाएगा। जहाँ पर सभी को समान अधिकार मिलेंगे, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी समान होंगे, सभी के साथ न्याय होगा, सभी को बंधुता होगी, सामाजिक समानता होगी, आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक विकास होगा। तो अतः डॉक्टर अंबेडकर भी यही कहते थे कि अधिकारों की सुरक्षा न केवल कानून के द्वारा ही अपितु सामाजिक और नैतिक चेतना के द्वारा भी की जा सकती है, यदि सामाजिक चेतना उन अधिकारों को स्वीकार करने के लिए क्या हो? तैयार हो। अतः नैतिक चेतना के द्वारा भी जो है अधिकारों की हम क्या कर सकते हैं? सुरक्षा कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने मौलिक अधिकारों को क्या दिया है? महत्व दिया है कि मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने अपना विचार दिया कि राज्य के अंदर अगर शांति व्यवस्था को बनाए रखना है तो आपातकाल में इसे स्थगित भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी जो है लगाए जा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य के हाथों जो मानव अधिकारों को खिलौना बनने से रोकने का क्या किया गया? उपाय किया गया है। इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। मान लो कि अगर शांतिकालीन समय है तो उस समय हमारे मौलिक अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर आपातकाल लागू होता है तो हमारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? स्थगित हो जाते हैं। हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा लोकतंत्र के बाद समानता की बात करी है। समानता का क्या मतलब होता है? समानता, जहाँ पर अधिकार होंगे तो वहाँ पर समानता होगी। समानता मीन्स कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस समय डॉक्टर अम्बेडकर जी थे उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय जाति भेदभाव काफ़ी था, जाति भेदभाव घृणा थी उस समय। जो अछूत वर्ग था, जो निम्न वर्ग था, उन्हें अछूत कहकर पुकारा जाता था। उनको कुओं में, तालाबों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जाने की क्या थी? स्वतंत्रता नहीं थी। अतः जो उस समय क्या था? जाति भेदभाव जो है काफ़ी चरम सीमा तक पहुंच चुका था उस समय। अतः इन्होंने समानता पर आधारित समाज की स्थापना पर क्या दिया है? बल दिया। कहता है कि जहाँ पर समानता होगी वहाँ पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी समान होंगे, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। सभी को समान आजीविका कमाने के क्या उपलब्ध होंगे? समान अवसर उपलब्ध होंगे। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धर्म और ईश्वर में गहरी आस्था थी। वह धर्म को व्यक्ति व समाज के सर्वांगीण विकास के लिए क्या मानते हैं? जरूरी मानते हैं। और उन्होंने सामाजिक संरचना में धर्म को एक प्रमुख साधन भी माना है। जब भी उनकी धर्म में गहरी आस्था थी, वह जो धर्म निरपेक्षता को महत्व देते थे, लेकिन उनका विचार था कि धर्म निरपेक्ष राज्य न तो पूर्ण तौर पर धर्म विरोधी होगा और न ही वो नास्तिक राज्य होता। अतः धर्म निरपेक्ष राज्य की व्याख्या करते उन्होंने क्या कहा?
कि सभी धर्मों का समान आदर, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए। वे ऐसे राज्य में सभी व्यक्तियों की अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि कोई धर्म दूसरे की निंदा करता है, उसका आचरण अन्य धर्मों के लोगों के विरुद्ध होगा, तो राज्य ऐसे धर्म के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जरूर करेगा। अतः राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को क्या दिया है, महत्व दिया है। अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, जिसके द्वारा राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, अर्थात हमारा राज्य राष्ट्र सभी धर्मों को क्या देता है, समान महत्व देता है। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आता है अधिकारों के संबंध में। अधिकारों के संबंध में मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर भी दिया अधिकारों के संबंध में। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट समाजवाद। समाजवाद कैसा होगा, कैसा समाजवाद होना चाहिए। अगर मैं समाजवाद की बात करूं तो एक अच्छा समाजवाद, यहाँ पर सभी क्या होंगे, समान होंगे, सभी को समान आजीविका कमाने के क्या अवसर, सभी को समान आजीविका कमाने के समान अवसर उपलब्ध होंगे। लिंग जाति धर्म के आधार पर किसी का के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के पास मौलिक अधिकार होंगे। दलित जो हैं, जो शूद्र वर्ग है, उनका भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी अपने जो है अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अतः वो एक अच्छे समाजवाद की बात करते हैं, जिसमें वो श्रमिक जो होते हैं, श्रमिकों की अगर हम बात करें तो श्रमिकों के हितों को भी वो क्या देना चाहते थे, प्रमुखता देना चाहते थे। दलितों का भी वो क्या करना चाहते थे, सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। कृषि और उद्योगों का वो क्या करना चाहते थे, राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। अतः उन्होंने एक अच्छे समाजवाद को क्या दिया है, महत्व दिया है। उसके बाद है पूंजीवाद का विरोध। डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूंजीवाद का विरोध किया। वो क्या कहते थे कि समृद्ध जो व्यक्ति होते हैं, अर्थात पूंजीपति जो होते हैं, वो अधिक से अधिक धन क्या करते हैं, अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, अपने पास अर्जित कर लेते हैं। अधिक से अधिक धन अगर उनके पास इकट्ठा हो जाएगा तो वो अपने धन का प्रयोग किस लिए करेंगे, दूसरों के शोषण के लिए, दूसरों के अन्याय के लिए। वह कर की भी चोरी करने लग जाता है और वो निम्न तबके के जो लोग होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनका क्या करने लग जाता है, शोषण करने लग जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूंजीपति वर्ग जो होता है वो अधिक अमीर होता जाता है और जो गरीब वर्ग है वो अधिक गरीब होता जाता है। जैसे उनका मत था कि राज्य को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे कि कंपनियों का क्या बढ़े, उत्पादन बढ़े, परंतु राज्य इस बात का ध्यान रखे कि लाभ का जो बड़ा भाग है वो पूंजीपतियों की जेब में न जाए, बल्कि जन कल्याण के लिए उस पैसे का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। अतः कांग्रेस पर वह आरोप भी लगाया उन्होंने कि कांग्रेस यद्यपि सभी के कल्याण करने का ढोंग रचती है, परंतु वह वास्तव में पूंजीपतियों के हितों की रक्षक भी है। अतः हम कह सकते हैं कि अंबेडकर जी पूंजीवादी व्यवस्था के बिल्कुल ही क्या थे, विरोधी थे। वो पूंजीवादी व्यवस्था को क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने साम्राज्यवाद का भी विरोध किया। वो साम्राज्यवाद के जो है बड़े विरोधी थे, उन्होंने उनका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ पर साम्राज्यवाद होता है वहाँ पर व्यक्तियों के पास स्वतंत्रता नहीं होती, व्यक्तियों की स्वतंत्रता का क्या होता है, हनन होता है। जब वो लंदन के प्रवास के दौरान उन्हें साम्राज्यवाद के कटु अनुभव जो थे उनका सामना किया, उस समय क्या था, भारत जो था ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, जिसके कारण अंग्रेज भारत और भारतीयों को द्वितीय श्रेणी का क्या समझते थे, नागरिक समझते थे कि ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। इसी तरह दक्षिणी अफ्रीका सहित अनेक अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में भी साम्राज्यवाद का शिकार थे हम लोग। इन देशों की उपनिवेशिक जो शक्तियां थी, इन देशों के नागरिकों को वह अधिकार और सुविधाएं प्रदान नहीं करती थी
जो उनके नागरिकों के उपयोग में लगती। उनके नागरिकों को तो सारे अधिकार थे, हमारे भारतीय नागरिकों को अधिकार नहीं थे। अतः भारत के नागरिकों को भी वे सारे अधिकार मिलने चाहिए, वे सारी सुविधाएं मिलने चाहिए जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रिटेन के नागरिक क्या हैं, सजग थे। अतः ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के साथ वहाँ की सरकार क्या करती थी, भेदभावपूर्ण व्यवहार करती थी। इसलिए उन्होंने साम्राज्यवाद का क्या किया है, विरोध किया है। वो साम्राज्यवाद को क्या मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था, उस समय वर्ण व्यवस्था थी, अलग अलग वर्णों में समाज जो है बटा हुआ था। पहले था ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य और शूद्र वर्ग की अगर हम बात करें तो समाज अलग अलग, पूंजीपति वर्ग, जो अमीर वर्ग है वो अधिक अमीर होता जा रहा था, जो गरीब वर्ग था जो गरीब होता जा रहा था। वर्ण व्यवस्था थी, जाति पाति भेदभाव था। जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर नहीं थी। अतः इन्होंने क्या किया कि वर्ण व्यवस्था जो होनी चाहिए वो काम कर्म के आधार पर होनी चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारे रह गए हैं वो कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।